वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, मुख्यतः उन छात्रों से कहना चाहते हैं जो वर्तमान में क्लास 12th में हैं या जिन्हें क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, या फिर उनसे भी कहना चाहते हैं जिन्होंने क्लास 12th पास कर लिया है और इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल से रिलेटिव कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू होने से पहले आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट्स नॉलेज मिलने वाली है, मुख्य जानकारियाँ मिलने वाली हैं, जिन्हें आप अगर नोट्स करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगी। तो एक बार हम फिर आपसे कहेंगे कि सेशन शुरू होने से पहले आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, ताकि आपको जो नॉलेज मिले, जो जानकारी मिले, उससे आप नोट कर सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसको पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 स्थिर वैद्युतिकी का प्रथम भाग। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश को जानने के लिए हम एक अगले कदम पर चलते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का इतिहास। तो चलिए कुछ जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, जिनका नाम था थेल्स। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम होता है थेल्स, मतलब जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को यदि फलालेन या रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। परंतु ये गुण क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, शायद इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब थेल्स को न मिला और थेल्स के बाद लगभग 2000 वर्षों तक इस घटना पर किसी ने विचार नहीं किया। परंतु 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ जो कि
उस समय इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, जिन्होंने भारत में अत्यधिक समय तक शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उनका एक डॉक्टर था, डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट, जिन्होंने बताया कि अंबर ही नहीं, अंबर के अतिरिक्त सीसा, चमड़ा, एबोनाइट, लौह, गंधक जैसे इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रगड़ने पर उनमें कागज जैसी छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि इन्हें भी इस घटना के बारे में कुछ विशेष जानकारी न प्राप्त हुई और समय बीतता गया। एक समय आया 1646, मतलब सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन, जिन्होंने थेल्स और गिलबर्ट के बातों और कथनों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि ये सत्य है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न गुण को वैज्ञानिक सर थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि यह गुण जिन पदार्थों में उत्पन्न हो जाता है या जिन वस्तुओं में उत्पन्न हो जाता है उन्हें हम इलेक्ट्रीफाइड कह सकते हैं, मतलब हिंदी में वैद्युन्मय, इलेक्ट्रीफाइड कह सकते हैं। अब आगे देखिएगा कि समय बीता, मतलब और भी आगे रिसर्च हुए और ये पाया गया कि ये गुण जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये गुण जिन पदार्थों में उत्पन्न होता है वे पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेते हैं, चार्ज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके आधार पर उन वस्तुओं को एक और नाम दिया गया, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब आवेशित वस्तु। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, घर्षण वैद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, घर्षण वैद्युत। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी जो हमने इतिहास बताया। अब आप इसको नोट्स कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी हिस्ट्री में अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो चार्ज है ये कितने प्रकार का होता है या इसको हम क्या कह सकते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, इन सभी बातों की जानकारी अभी नहीं हुई है। और इसी जानकारी के लिए हम आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वैद्युत आवेश
की पहचान, वैद्युत आवेश की पहचान। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्रयोग किया गया और प्रयोग में देखा गया कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, और इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ भी आवेशित हो जाती है। परंतु दोनों पर आवेश की प्रकृति अलग अलग देखी गई। हमने क्या बताया? हमने यह बताया कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, और इसी प्रकार यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ भी आवेशित हो जाती है। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि इन दोनों पर जो चार्ज उत्पन्न होता है उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। अब आप सोचिए कि ये प्रकृति कैसे पहचानी गई, अलग अलग प्रकृति के बारे में कैसे डिसाइड किया गया। तो हम आपको बताते हैं क्या किया गया। कांच की 2 छड़ें और आबनूस की 2 छड़ें ली गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। ये कांच की छड़ है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, और एक और कांच की छड़ ली गई जिसे फिर रेशम से रगड़कर और इसी लटकी हुई कांच की छड़ के नजदीक ले जाया गया। जब इन दोनों कांच की छड़ों को ले जाया गया एक दूसरे के समीप तो ये पाया गया कि जो कांच की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटक रही थी वो छड़ मूल अवस्था से विस्थापित हो जाती है और पीछे की ओर खिसक जाती है। तो ये देखिएगा, ये जो अवस्था है ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अवस्था जो है ये बाद में है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हुआ। कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर धागे में बांधकर लटकाया गया, एक और कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर धागे से लटकी हुई कांच के नजदीक ले जाया गया। तो देखा गया जो स्वतंत्रता पूर्वक कांच की छड़ लटकी हुई थी वो विस्थापित होती है और पीछे की ओर विस्थापित होती है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर ठीक कांच की छड़ की भांति स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। एक और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई आबनूस की छड़ के नजदीक ले जाया गया। तो देखा गया कि आबनूस की छड़ जो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही थी वो विस्थापित हो जाती है और पीछे की ओर खिसक जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक अवस्था थी और ये बाद की अवस्था हो गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। चलिए देखिए तीसरी बात क्या है कि एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से बांधकर लटकाया गया और एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आबनूस की छड़ के नजदीक ले जाया गया, और जब इसको नजदीक ले जाया गया तो देखा गया जो स्वतंत्रता पूर्वक आबनूस की छड़ लटक रही थी वो कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाती है। तो ये देखिएगा, ये है आबनूस की छड़ है और ये है कांच की छड़। अब देखिए ये है इसकी प्रारंभिक अवस्था और ये है बाद की अवस्था। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए और इन चित्रों को ध्यान से देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हो रहा है, इस पर देखा जाए, ये दोनों छड़ें एक दूसरे के समीप आ रही हैं। अगर एक दूसरे के समीप आ रही हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये आकर्षित हो रही हैं, अर्थात इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों पर विचार किया जाए
तो इन दोनों पर क्या हो रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से यह देखा गया कि या तो आवेशित वस्तुओं में रिट्रैक्शन हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है। मतलब आवेशित वस्तुएं या तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मतलब आवेश मुख्यतः, आवेश की जो प्रकृति होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। तो चलिए आगे देखिए, समय बीता और एक समय आया 1750, मतलब 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सन 1750 ईस्वी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग के आधार पर इस प्रकार जो ये व्यक्त किया गया, बताया गया कि आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनके बीच या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। उन आवेशों का नाम वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम दिया, धनावेश और ऋणावेश नाम दिया। मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज का नाम दिया। किसने, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब, 1750 समय, मतलब 1750 ईस्वी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा धनावेश और ऋणावेश चार्ज के दो नाम दिए गए। ठीक, अब आगे देखिएगा कि चूंकि ये जो चार्ज है ये फ्रिक्शन से उत्पन्न होता है, घर्षण से उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर दो प्रमुख बातें बताई गई जिनको आप नोट करेंगे। तो यदि आप इसको नोट किए हैं तो अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। देखिए हम आपको आगे बताते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो आवेश हैं ये घर्षण से उत्पन्न होते हैं और इसी के आधार पर बताया गया कि घर्षण से उत्पन्न धनावेश व ऋणावेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि पहला पॉइंट बताया गया, धनावेश व ऋणावेश कैसे उत्पन्न होते हैं, साथ साथ उत्पन्न होते हैं। और दूसरा पॉइंट बताया गया कि इस प्रकार उत्पन्न आवेशों का परिमाण सदैव बराबर होता है। मतलब इस प्रकार उत्पन्न आवेशों, मतलब धनावेश व ऋणावेश, इस प्रकार उत्पन्न आवेशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये बात आपको बताई गई, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि फ्रिक्शन से उत्पन्न चार्ज धनावेश व ऋणावेश जो होते हैं ये एक साथ उत्पन्न होते हैं और इनके परिमाण सदैव आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी जो कि आपको बताया गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत आवेश की पहचान जो बताई गई, कैसे पहचान हुई। चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
मतलब ये हमारा चौथा पॉइंट है। सपोज दैट ये है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हिस्ट्री टाइप का है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का मध्य भाग अपेक्षाकृत भारी होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। आपको पता होगा प्रोटॉन पर धनावेशित, मतलब प्रोटॉन पर धनावेश होता है, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि नाभिक प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है, मतलब नाभिक में धनावेश पाया जाता है। एक चीज और आपको पता होगा, नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार का कण वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन के बराबर का धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। बताया हमने कि नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार का कण विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन के बराबर का ऋणावेश होता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है। इस बात को आप याद रखिएगा कि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है। और इसके अनुसार परमाणु में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो अलग अलग आवेशों की मात्राएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। इसलिए परमाणु को विद्युत उदासीन भी कहते हैं, मतलब कि मूल अवस्था में इसमें कोई चार्ज दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यदि किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, तो परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और यदि परमाणु बाहर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह बनता है कि बताया गया किसी वस्तु का निर्माण असंख्य परमाणुओं से होता है, और किसी वस्तु का आवेशित होना परमाणु पर ही निर्भर करता है। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेशित होते हैं। मतलब अगर किसी पदार्थ को आवेशित कर रहे हैं आप, तो आवेशित होने का पूरा पूरा दायित्व तो इलेक्ट्रॉन पर जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए ये धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होगा। सपोज दैट हम मानते हैं हमारे पास एक एटम है, एक परमाणु है, और इस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं में
अपनी ऊर्जा के अनुसार चक्कर लगा रहे हैं और परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन स्थित हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये न्यूट्रल है, मतलब ये उदासीन है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, यदि किसी विधि से, किसी कारण द्वारा इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके 10 इलेक्ट्रॉनों में से बचेगा केवल और केवल 9 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बचा तो आप इसको समझिए कि ये पहले से उदासीन क्यों था। पहले उदासीन क्यों था ये? तो पहले उदासीन इसलिए था क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन से क्या कर रहे थे? आपस में न्यूट्रल कर रहे थे, और इस प्रकार से जो 10वां इलेक्ट्रॉन था वे 10वें प्रोटॉन से न्यूट्रल रहा होगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो किन्हीं 9 इलेक्ट्रॉनों का जो बॉन्ड है प्रोटॉन के साथ तो बना रहेगा, लेकिन उसमें एक प्रोटॉन ऐसा अब होगा जिसका इलेक्ट्रॉन उससे जुदा हो गया। अब क्या देखेंगे आप? अब आप ये देखेंगे कि उसी प्रोटॉन का गुण हमको दिखाई देगा, अर्थात इस प्रकार कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप आगे देखिए, हम आपको दूसरा एग्जाम्पल एक और बताते हैं। यदि आप मानते हैं कि वही परमाणु है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार अपनी अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं और नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये और जो एटम है, ये जो परमाणु है, ये मूल अवस्था में उदासीन है। लेकिन हम एक काम करते हैं, किसी कारण से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाकर इस परमाणु में डाल देते हैं। जब इस परमाणु में डालेंगे तो परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10 और 1 11। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को एक दूसरे से न्यूट्रल हो रहे थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो आपने अतिरिक्त ले आए हैं, क्या उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने वाला है? कोई नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल नहीं हो सकता तो उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो आपके एटम पर दिखाई देगा। मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें प्रोटॉन की अधिकता हुई, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से एक चीज कि जो आवेश उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। मतलब कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो धन आवेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब इसके आधार पर हम आपको आवेश की एक परिभाषा देते हैं। अगर आपको चार्ज की डिफिनीशन देनी हो, आवेश की परिभाषा देनी हो, आवेश किसे कहते हैं, तो अब देखिए हम आपको आवेश बताते हैं। किसी वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न गुण को आवेश कहते हैं। अब ये आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को दिखाएगा, विद्युत को दिखाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश, चार्ज। ये जो हमारा चार्ज है इसकी हम डिफिनीशन दे रहे हैं कि किसी वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न गुण को आवेश कहते हैं। और आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। ठीक, धनावेश व
ऋणावेश, दो चार्ज हो गए। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए धनावेश कब होता है, तो धनावेश का मतलब आप लिख सकते हैं, धनावेश अगर आपको बताना है तो धनावेश को आप क्या कहेंगे, कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब उत्पन्न गुण को धनावेश कहेंगे। और ऋणावेश कब कहेंगे भाई, ऋणावेश कब कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब उत्पन्न गुण को ऋणावेश कहेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये दोनों डिफिनीशन, ये डिफिनीशन बताते हैं कि यदि कोई वस्तु आवेशित हो गई तो उस वस्तु के आवेश की माप कैसे की जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटिव है, और वो टॉपिक है आवेशित वस्तु के आवेश की माप। आवेशित वस्तु के आवेश की माप। तो इतना तो हमने आपको बताया, आई होप आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है। तो कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के निकालने से या तो इलेक्ट्रॉन के डालने से। तो चलिए, अगर हम कहें कि कोई वस्तु आवेशित है और उस वस्तु के आवेशित होने की माप कैसे की जाएगी, तो आवेशित वस्तु के आवेशित होने की माप जानने के लिए हम मानते हैं कि सपोज दैट हमने किसी वस्तु से या किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर हम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना आवेश आएगा, E इक्वल टू, आपको पता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर इतना चार्ज आएगा। मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया तो निकालने के बाद देखिए प्लस का चार्ज आएगा, मतलब ये जो चार्ज होगा वो प्लस का आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मान हमने लिखा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो चार्ज कैसा आएगा, चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो आगे मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज पाएंगे। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज पाएंगे। 4 निकाल लेते हैं तो 4 के बराबर पॉजिटिव चार्ज पाएंगे। अब डॉट डॉट मान लीजिए कि आपने n इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, हम इतना इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि निकाल लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमको चार्ज कितना मिलेगा, n इंटू ई मिलेगा। अब आप मानिए कि यदि यह माना जाए कि वस्तु का अंतिम आवेश स्मॉल q हो जाता है, तो यदि यह मान लिया जाए कि वस्तु का अंतिम आवेश स्मॉल q हो जाता है, तो अंतिम आवेश तो यही माना जाएगा। ये प्रारंभिक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, डॉट 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 अंतिम। अगर ये अंतिम आवेश है और इसको हम स्मॉल q मान रहे हैं,
तो हम लिख सकते हैं स्मॉल q इक्वल टू n इंटू ई। ये रहा किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश को ज्ञात करने का सूत्र, जहां स्मॉल n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, और स्मॉल इक्वल टू पहले भी हमने लिख दिया है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो स्मॉल ई का मान प्लस में रखा जाएगा, राइट। और दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो स्मॉल ई का मान माइनस में रखा जाएगा। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। तो ये रहा आपका आवेशित वस्तु के आवेश की माप। तो इसके आधार पर आवेश का क्वांटम सिद्धांत बनता है। आवेश का क्वांटम सिद्धांत, या हम इसी को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होती क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश का क्वांटम सिद्धांत, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या है, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब देना है आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु के आवेश की मात्रा, किसी वस्तु के आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। ये रहा आपका क्वांटम सिद्धांत। किसी वस्तु के आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणज होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणज का मतलब यही चीज है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी आवेश की मात्रा 1/2 हो या 3/2 हो, या इस प्रकार से हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। जब भी मिलेगा पूर्ण गुणज मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज, ये पूर्ण गुणज क्या होता है? गुणज किसे कहते हैं? तो शायद आपको पता होगा, गुणज का मतलब होता है किसी संख्या में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम पूर्ण गुणज कहते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कह दिया जाए 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। 5 के अगर गुणज ज्ञात करने हैं आपको, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने आपको बताया गुणज का मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा उसे हम गुणज कहते हैं। तो ये होगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, मतलब डॉट 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 इस प्रकार से आप समझेंगे। तो उसी प्रकार से देखिए 1e 2e 3e 4e डॉट 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 ne, और इसके लिए ये फार्मूला हो जाता है q = n × e। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आपको बताते हैं, इस सूत्र पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाएगा इसके बारे में एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए। तो यदि आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाए, क्वेश्चन है कि किसी
वस्तु पर मूल अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। किसी वस्तु पर मूल अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो वस्तु पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। मात्रा मतलब आवेश की माप यहां से ज्ञात की जाएगी, और प्रकृति मतलब वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव या निगेटिव की जानकारी तो आपको सेंटेंस में मिलेगी, और उस शब्द से मिलेगी अधिकता या कमी शब्द से। तो देखिए यहां पर क्या है, अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन डाले गए तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो आपको बताया हमने कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन प्रभावी होगा, अर्थात चार्ज कैसा होगा हम बता सकते हैं सबसे पहले कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति होगी ऋणात्मक। प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और आपको आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिया है स्मॉल n इक्वल टू 5, स्मॉल n इक्वल टू 5, और स्मॉल e इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। अब देखिए यहां लिख सकते हैं स्मॉल q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, इसमें कहा गया अधिकता। अधिकता का मतलब यहां देखिए हमने आपको एक नोट लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इलेक्ट्रॉन का मान मतलब स्मॉल e का मान माइनस में रखा जाएगा। तो आप जब इसको हल करेंगे तो q इक्वल टू n इंटू ई से स्मॉल q इक्वल टू n का मान 5 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब आप इसको गुणा करते हैं तो 16 पचे 80 होता है, मतलब 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चार्ज माइनस में रखा जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इस सूत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं। बताते हैं आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो इसके अनुसार बताया जाता है कि किसी वस्तु या किसी निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है। इसके अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो अगर एग्जाम्पल से समझें, हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि ये कैसे सत्य है कि आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही प्राप्त किया जा सकता है, या किसी निकाय का आवेश सदैव नियत होता है। तो इसको जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं। यदि यूरेनियम 92-235 पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए, यूरेनियम 92-235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी जाए, तो यहां से हमको क्या प्राप्त होता है? हमको बेरियम प्राप्त होता है, बेरियम 56-141, और हमें क्रिप्टन प्राप्त होता है 36-92, प्लस इसमें 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और कुछ मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। अब अगर आप इसमें देखें तो कुल चार्ज की मात्रा कितनी है? बाएं तरफ की बात की जाए, बाएं तरफ मतलब इधर कुल आवेश, मतलब देखा जाए प्रोटॉनों की गणना की जाए तो 92 और 0, 92 प्लस 0 बराबर आपको मिल रहा है 92। और इसी प्रकार से अगर हम दाएं तरफ की बात करें, दाएं तरफ, तो दाएं तरफ के लिए 56 बेरियम के लिए और क्रिप्टन के लिए 36, तो 56 प्लस 36 बराबर आपको मिलता है 92। अर्थात इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये सत्य कहा जा सकता है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता, वो सदैव प्राप्त होता है एक समान मात्रा में। अगर इसी प्रकार से हम आयनीकरण का एक एग्जाम्पल लें, आयनीकरण का एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं आयनीकरण का। आयनीकरण में हम ये मानते हैं कि हमने सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाया। जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं तो जलीय विलयन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। सोडियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। तो अब इस आयनीकरण एग्जाम्पल से देखा जाए, अगर हम बाएं तरफ की बात करें, बाएं तरफ की बात करें तो बाएं तरफ आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है कि बाएं तरफ का कुल चार्ज 0 है। और दाएं तरफ की बात की जाए तो दाएं तरफ में सोडियम का +1 और क्लोरीन का, क्लोराइड जो प्राप्त हुआ उसका -1। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हम ये देखते हैं +1 -1 = 0। अर्थात इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि जब हम आयनीकरण करते हैं तो हमको पहले और बाद में आवेश की मात्रा सदैव समान प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर एक और एग्जाम्पल रखें युग्म विनाश का, ये एक युग्म विनाश का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ये क्या होता है? शायद आपको पता होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज कैसा होता है? माइनस का, और पॉजिट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस का। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को यदि एक दूसरे के साथ संयोजित किया जाता है तो ये आपस में मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और भारी मात्रा में हमको क्या प्राप्त होता है? हमें दो गामा फोटॉन प्राप्त होते हैं, 2 गामा फोटॉन प्राप्त होते हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं आप?
यहाँ आप ये देख रहे हैं कि बाएं तरफ की बात की जाए, अगर बाएं तरफ की बात की जाए तो प्लस -1 और +1, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पूरा पूरा 0 मिल रहा है। और इधर ये एनर्जी है, ये जो आपको गामा फोटान प्राप्त हो रहे हैं, और गामा फोटान के लिए भी पूरी एनर्जी आवेश कोई नहीं प्राप्त होगा। तो इस एग्जाम्पल से भी हमें ये समझ में आ रहा है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत जो है वो सत्य है, मतलब आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही प्राप्त किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, और किसी निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको आज के सेशन की लास्ट टॉपिक बताते हैं। हमारी लास्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वैद्युत आवेश के मात्रक। लास्ट टॉपिक है इस सेशन की, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के मात्रक। वैद्युत आवेश के मात्रक, तो चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक या वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम होता है। याद रखिएगा, इसको हम एसआई मात्रक भी कहते हैं और इसे हम सबसे बड़ा मात्रक भी कहते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम या एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब अगर आपको कूलाम की परिभाषा देनी है तो कूलाम की परिभाषा एम्पियर से मिलती है। और एम्पियर से कैसे मिलती है, इसके लिए देखिएगा, कूलाम की परिभाषा एम्पियर से प्राप्त होती है। आपका क्लास 12th में गए हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। विद्युत धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आपको मिला होगा स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल क्यू अपान स्मॉल टी। तो यदि आपको ये फार्मूला मिला था तो यहां से आप लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इक्वल टू स्मॉल आई इंटू स्मॉल टी। और इसी के आधार पर हम मानते हैं यदि स्मॉल आई इक्वल टू 1 एम्पियर मान लिया जाए और स्मॉल टी इक्वल टू 1 सेकंड मान लिया जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आई होगी। किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। ये हम कह सकते हैं, इसको 1 कूलाम की परिभाषा भी कह सकते हैं या कूलाम की परिभाषा कह सकते हैं। कूलाम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है और इसको हम एसआई मात्रक भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बताते हैं कि कूलाम मतलब आवेश के 2 और प्रचलित छोटे छोटे मात्रक होते हैं। एक होता है माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम मतलब 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। और एक होता है 1 माइक्रोकूलाम जिसको हम कहते हैं 1 पीको कूलाम,
जिसका मान होता है 10 की घात -12 कूलम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अक्सर ये 3 मात्रक मिलेंगे, कूलम या फिर माइक्रो कूलम या माइक्रो कूलम, जिसको हम पीको कूलम कहते हैं, जिसका मान 10 की घात -12 कूलम होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और आज के इस सेशन में जाते जाते हम आपके लिए ये 2 प्रश्न छोड़कर जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर 10 की घात -12 कूलम धन आवेश उत्पन्न करना है तो वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे या वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे। एक इस क्वेश्चन का जवाब देना है, पूरा जवाब देंगे आप। किसी चालक पर मूल अवस्था से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी चालक पर मूल अवस्था से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चालक के आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट में दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज ये सेशन हम ख़त्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ धन्यवाद।